Hello my dear friends, today we learn about linkage and crossing over। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग सहलग्नता और जीन विनिमय के संबंध में अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है कि मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं और यह गुणसूत्र सदैव जोड़ियों के रूप में रहते हैं। ऐसे गुणसूत्र जो सदैव जोड़ियों के रूप में रहते हैं, ऐसे गुणसूत्र को होमोलोगस क्रोमोसोम अर्थात सम गुणसूत्र कहा जाता है। और सम गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र पिता से शुक्राणुओं द्वारा प्राप्त होता है और एक गुणसूत्र माता से अंडाणुओं द्वारा संतान को प्राप्त होता है। गुणसूत्र जो सदैव जोड़े के रूप में रहते हैं उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। पहले यह माना जाता था ग्रेगर जान मेंडल के समय कि गुणसूत्र ही आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं, लेकिन जब यह देखा गया कि आनुवंशिक लक्षणों की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से अधिक है तो इस थियरी पर अविश्वास हो गया। नहीं तो पहले यह माना जाता था कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के अनुसार गुणसूत्र ही आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। लेकिन जब यह देखा गया कि गुणसूत्रों की संख्या से अधिक आनुवंशिक लक्षणों की संख्या है तो इस थियरी पे अविश्वास हो गया। उस समय जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन्स की खोज कर लिया और उन्होंने यह कहा कि जीन्स गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और यह डीएनए का छोटे से छोटा खंड होता है जो प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। इस आधार पर टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने जीन थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, यानी आनुवंशिक लक्षणों की वंशागत का जीनीय मत प्रस्तुत किया और यह कहा कि जीन्स ही वह कारक हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ले जाने का कार्य करते हैं। लेकिन बात हम लोग यहाँ लिंकेज जीन्स की कर रहे हैं तो उसके संबंध में आइए हम लोग अध्ययन करें। गुणसूत्रों पर उपस्थित अनेक जीन्स ऐसी होती हैं जो कभी क्रॉसिंग ओवर के समय भी पृथक नहीं होती हैं, अर्थात वह अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी एक साथ बनी रहती हैं और एक साथ वंशागति को प्रदर्शित करती हैं। इस दशा को लिंकेज अर्थात सहलग्नता कहा जाता है तथा इस प्रकार के गुणसूत्र पर उपस्थित रेखीय क्रम में स्थित जीन्स को लिंकेज ग्रुप कहा जाता है, यानी सहलग्नता समूह कहा जाता है। लिंकेज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1903 ईस्वी में सटन और बावेरी नामक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया। टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने सन 1910-11 में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको फल मक्खी कहा जाता है, इस फल मक्खी पर आनुवंशिकता संबंधी अनेक प्रयोग किए और टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने ही क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज प्रस्तुत किया। टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज प्रस्तुत किया और आप जानते हैं कि ग्रेगर जान मेंडल को जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है, आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है और टी.एच. मॉर्गन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज के अनुसार लिंकेज जीन्स एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। लिंकेज जीन का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सदैव एक साथ होता है। लिंकेज जीन एक गुणसूत्र पर लीनियर फैशन में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात लिंकेज जीन्स एक गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं।
लिंकेज जीन्स गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान पर ही पाए जाते हैं और जिन स्थानों पर यानी गुणसूत्र में पर जिन स्थानों पर यह लिंकेज जीन्स पाए जाते हैं उसको लिंकेज लोकस कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि linkage may be defined as a tendency of genes to remain together during the process of inheritance। आप इसको ठीक ढंग से इस प्रकार कह सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता के समय यानी आनुवंशिकी के समय लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के ट्रांसफ़र के समय भी लिंकेज जीन्स सदैव एक साथ रहती हैं, यहाँ तक कि वो क्रॉसिंग ओवर में भी सदैव एक दूसरे के साथ रहती हैं और यह लिंकेज जीन्स क्रॉसिंग ओवर में भी कभी एक दूसरे से पृथक नहीं होती हैं। इसके बाद आइए हम लोग थोड़ा सा और इसके संबंध में विस्तृत अध्ययन करें। एक महत्वपूर्ण उदाहरण के माध्यम से हम लोग इस लिंकेज जीन्स के बारे में जानें। सर्वप्रथम टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, जिसको फल मक्खी कहते हैं, इस पर जब उन्होंने अपना प्रयोग किया तो इसमें ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर की दो जातियों को उन्होंने लिया। एक ऐसी जाति जिसमें बॉडी का कलर नॉर्मल था, नॉर्मल बॉडी कलर, और उसके जो पंख थे वह भी नॉर्मल थे, यानी एक ऐसी मक्खी ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर का उन्होंने चयन किया जिसका बॉडी कलर भी नॉर्मल था और उसके पंख भी नॉर्मल थे। दूसरा ऐसे पेरेंट का उन्होंने चयन किया, ऐसी ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर का उन्होंने चयन किया जिसमें बॉडी कलर उसका ब्लैक था, ब्लैक बॉडी कलर था और जो उसमें विंग थे वह भी वेस्टिजियल विंग्स थे, अवशेषी अंग थे, यानी परस्पर विपरीत लक्षणों वाले ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर का उन्होंने चयन किया। और जो नॉर्मल बॉडी कलर और नॉर्मल विंग लक्षणों युक्त ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर थी, यह प्रभावी लक्षणों वाली थी, और अप्रभावी लक्षणों वाले ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर जो थी उसके बॉडी का कलर ब्लैक था और उसमें पंख भी वेस्टिजियल थे। तो इन दोनों के बीच यानी विपरीत लक्षणों वाली ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर के बीच इन्होंने ठीक उसी प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया जिस प्रकार से ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर किया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब कभी भी लैंगिक जनन होना रहता है तो उसके पूर्व गैमेट फॉर्मेशन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, और चूंकि यह नॉर्मल बॉडी कलर और नॉर्मल विंग के लिए प्रभावी लक्षणों वाली ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर थी और यह होमोगैमेटिक थी, तो इसमें समान तरह के युग्मक बने युग्मक जनन की प्रक्रिया में। और ठीक उसी प्रकार से दूसरी जो विपरीत लक्षणों वाली ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर थी जिसके की बॉडी का कलर ब्लैक और विंग वेस्टिजियल थे, वह भी होमोजाइगस थी और इस तरह से उसमें भी एक ही प्रकार के जो है वो गैमेट्स बने। अब इसमें जो कैपिटल बी दिखाया गया है वह नॉर्मल बॉडी कलर और जो स्मॉल बी दिखाया गया है वह ब्लैक बॉडी कलर के जीन्स हैं, जबकि जो कैपिटल वी दिखाया गया है जिसको हमने ब्लैक कलर से प्रदर्शित कर दिया है वह नॉर्मल विंग के जीन्स हैं, और जो हमने ब्लू कलर से दिखाया है इसमें या कहीं उसको स्मॉल वी से दिखाया जाए वह क्या है कि वेस्टिजियल विंग वाले जीन्स हैं। और जब इन दोनों विपरीत लक्षणों वाले जनकों में उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कराया तो मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में उन्हें जो संतान प्राप्त थी उसमें इसके दोनों के जीन्स थे, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि ब्लैक बॉडी कलर
पर नॉर्मल बॉडी कलर के जीन्स डोमिनेंट हैं और इसी तरह से नॉर्मल विंग यह वेस्टिजियल विंग पर डोमिनेंट है। इस तरह से जो उनका फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में फिनोटाइप आया वह आया नॉर्मल बॉडी एंड नॉर्मल विंग, यानी नॉर्मल बॉडी और नॉर्मल विंग के यह लक्षण फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में प्रदर्शित हुए। परंतु जब इनके बीच टेस्ट क्रॉस कराया गया तो फिर जब सेकंड फाइलियल जनरेशन के लिए टेस्ट क्रॉस कराया जाएगा तो पुनः उसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, गैमेट का फॉर्मेशन होगा और जो फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में संतानें प्राप्त हुई हैं उसमें कुल 4 तरह के गैमेट्स बने। कैपिटल वी युक्त, स्मॉल वी युक्त, कैपिटल बी स्मॉल वी युक्त और स्मॉल वी युक्त। लेकिन यहाँ जो था यह दो जो कैपिटल बी और स्मॉल वी तथा स्मॉल बी और कैपिटल वी जो यह कलर हैं कि यह गैमेट्स हैं यह क्रॉसिंग ओवर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो कैपिटल बी और कैपिटल वी के गैमेट्स हैं यह और स्मॉल वी तथा स्मॉल वी के जो गैमेट्स हैं यह नॉन क्रॉसिंग ओवर प्रदर्शित करने वाले थे। और जब इनके बीच टेस्ट क्रॉस कराया गया तो टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन आप सुन लीजिए कि प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतानों से यदि उनके किसी अप्रभावी लक्षण वाले जनक से संकरण कराया जाता है तो इस क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। लेकिन बैक क्रॉस में क्या होता है कि फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में जो संतान प्राप्त हुई है इसके किसी जनक, चाहे प्रभावी लक्षण वाले जनक हों चाहे अप्रभावी लक्षण वाले जनक हों, किसी से क्रॉस कराया जाता है तो इसको बैक क्रॉस कहा जाता है। इस प्रकार से आप यह कह सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस इज ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस, कि टेस्ट क्रॉस भी एक तरह का बैक क्रॉस है। बस इसमें केवल इतना ही होता है कि फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में जो संतान प्राप्त हुई है उसका अप्रभावी लक्षण वाले से संकरण की क्रिया कराई जाती है। और जब इस टेस्ट क्रॉस कराया टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने तो ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी सिद्धांतों के आधार पर जो संतानें प्राप्त हुई उनके बीच एक संबंधी एक का अनुपात होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यह अनुपात उनको 83 संबंधे 17 का मिला, जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी दूसरे नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से इतर था। तो इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल के जो आनुवंशिकता संबंधी नियम थे उसके अनुसार ये उसमें अनुपात नहीं आए। तो टी.एच. मॉर्गन इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुछ ऐसी जीन्स हैं जो सदैव एक साथ रहती हैं और इन्हीं जीन्स को टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने लिंकेज जीन्स कहा। यह गुणसूत्रों पर उपस्थित वह विशेष जीन्स होती हैं जो क्रॉसिंग ओवर में भी सदैव एक साथ रहती हैं। ऐसी जीन्स लिंकेज जीन्स कहलाती हैं। और लिंकेज जीन्स का समूह जहाँ जो कि गुणसूत्रों के विशेष स्थान अर्थात लोकस पर पाए जाते हैं वह लिंकेज जीन्स का समूह ही लिंकेज ग्रुप्स कहलाता है। अब जो ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, उसमें अनुपात उनको एक संबंधी एक आया। लेकिन जो टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने फल मक्खी अर्थात ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर अपना प्रयोग किया तो इनको अनुपात आया 83 संबंधी 17 का अनुपात आया।
उसमें 46% ऐसी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर थी जिसमें नॉर्मल बॉडी और नॉर्मल विंग के लक्षण थे। 37% ऐसी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर संतानें प्राप्त हुई जिसमें ब्लैक बॉडी कलर और वेस्टिजियल विंग थे। 8% ऐसी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर संतानें प्राप्त हुई जिसमें नॉर्मल बॉडी कलर और वेस्टिजियल विंग्स थे। 9% ऐसी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ऑफ स्प्रिंग प्राप्त हुई जिसमें नॉर्मल बॉडी कलर और वेस्टिजियल विंग थे। इस प्रकार से टी.एच. मॉर्गन इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो लिंकेज जीन्स होती हैं उसी के कारण यह परिवर्तन हुआ है, और यदि कभी भी किसी जनरेशन के लिए जो सेकंड फाइलियल जनरेशन होती है उसमें यह अनुपात अगर एक संबंधी एक का नहीं आता है तो यह इंगित करता है कि यह लक्षण कहीं न कहीं लिंकेज जीन्स द्वारा प्रभावित है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी जो प्रयोग हुए थे उससे यह इतर लक्षण आया, और टी.एच. मॉर्गन इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो जीन्स होती हैं वह लिंक्ड जीन्स के कारण ही यह अंतर आता है। अब मैं आपको यह बताऊं कि जो टाइप्स ऑफ लिंकेज कि लिंकेज कितने तरह का होता है। यदि बात यह कही जाए कि जो जीन्स होते हैं इसमें जो इनका लिंकेज ग्रुप्स होता है जीन्स का, यदि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान यह लिंकेज ग्रुप सेम टू सेम ट्रांसफ़र हो जाए क्रॉसिंग ओवर में तो इसको कंप्लीट लिंकेज कहा जाता है। और कंप्लीट लिंकेज में जो संतानों में लक्षण प्रदर्शित होंगे वह सदैव पेरेंटल कैरेक्टर जैसे विकसित होंगे। तो लिंकेज दो तरह का हो गया। नंबर 1 कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, और कंप्लीट लिंकेज ऐसे लिंकेज को कहा जाता है जब यह लिंक्ड जीन्स 100% क्रॉसिंग ओवर की क्रिया में स्थानांतरित हो जाए, उनका विनिमय हो जाए, तो उसको कंप्लीट लिंकेज कहा जाएगा। और कंप्लीट लिंकेज में के फलस्वरूप जो बनने वाली संतानें हैं उसमें जो विकसित होने वाले लक्षण होंगे वह सदैव पेरेंटल कैरेक्टर जैसे ही होंगे। नंबर 2 लिंकेज का जो दूसरा प्रकार है उसको कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज, अपूर्ण लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। और इनकम्प्लीट लिंकेज में जो लिंकेज जीन्स होती हैं उनका यानी यह समजात गुणसूत्रों के बीच क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हो जाती है तो इनसे अगली पीढ़ी की संतानों में रिकम्बिनेंट और पेरेंटल दोनों ही प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसी दशा में लिंकेज की ऐसी दशा में इनकम्प्लीट लिंकेज उसको कहना सर्वथा उपयुक्त होगा। यानी लिंकेज दो तरह का होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज और दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज। और इनकम्प्लीट लिंकेज में संतानें जो उत्पन्न होंगी उसमें पेरेंटल लक्षण भी जाएंगे और साथ में रिकम्बिनेंट कैरेक्टर भी जाएंगे, यानी दोनों ही तरह के लक्षण उसमें संतानों में विकसित होंगे। अब आइए हम थोड़ी सी बात कर लें क्रॉसिंग ओवर के संबंध में, गुणसूत्र विनिमय के संबंध में। आप जानते हैं कि कोशिकाओं में दो तरह का विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन सदैव दैहिक कोशिकाओं में होता है, फलस्वरूप शरीर में कोशिकाओं की संख्या
बढ़ती है और शरीर का आकार बढ़ता है, अर्थात शरीर में जो बॉडी सेल्स होती हैं उसकी संख्या बढ़ने के कारण शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है। परंतु जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन रिप्रोडक्टिव सेल में होता है और प्रजनन क्रिया में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन बताऊं मैं, जो समसूत्री विभाजन होता है, एक कंप्लीट समसूत्री विभाजन जिसको माइटोसिस कहा जाता है, इसके फलस्वरूप 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं और बनने वाली इन संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या सदैव मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन वह विभाजन है जिसमें एक अर्धसूत्री कंप्लीट अर्धसूत्री विभाजन में विभाजन की प्रक्रिया 2 बार होती है, फलस्वरूप 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। और यह जो बनने वाली संतति कोशिकाएं हैं, यानी कंप्लीट अर्धसूत्री विभाजन में जो बनने वाली संतति कोशिकाएं होती हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है। और अर्धसूत्री विभाजन में 2 बार एक ही संतति कोशिकाएं 2 बार पेरेंटल सेल्स के जैसी विभाजित होती हैं। तो यानी इसमें 2 बार विभाजन की प्रक्रिया होती है। फर्स्ट विभाजन को फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन और जो दूसरा वाला विभाजन होता है इसको सेकेंड माइटोटिक डिवीजन कहा जाता है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। परंतु जो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है यह ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि माइटोसिस अर्थात समसूत्री विभाजन होता है। इसमें कोशिकाएं तो इसके द्वारा विभाजित होकर के बन जाती हैं, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या इस फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में बनने वाली मातृ कोशिका के समान ही रहती है। आप पूरा अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन रिप्रोडक्टिव सेल्स में होने वाली विभाजन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक मातृ कोशिका 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। फलस्वरूप बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। अब इसमें बहुत सारे सब स्टेप्स बीच बीच में आते हैं। मैं यहाँ शार्ट में आपको बताऊंगा, केवल मुझे क्रॉसिंग ओवर बताना है, इसलिए मैं आपको यह बताऊं कि अर्धसूत्री विभाजन की फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट में कुल 5 उप अवस्थाएं होती हैं। 5 उप अवस्थाएं होती हैं। प्रोफेज लेप्टोटीन, इसमें होती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन और डाईएकाइनेसिस। लेप्टोटीन अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं यह सदैव केंद्रक कला से घिरे हुए, लेकिन यह घोघराले रहते हैं और इसकी लास्ट स्टेज में जो आते आते यह सिकुड़ करके थोड़ा सा छोटे और मोटे हो जाते हैं। लेकिन जाइगोटीन अवस्था में इसमें जो गुणसूत्र होते हैं यह होमोलोगस गुणसूत्रों का इसमें जोड़ा बन जाता है और यह दोनों एक दूसरे से इतना नज़दीक रहते हैं कि एक तरफ इस गुणसूत्रों की केवल 2 ही भुजाएं दिखाई देती हैं और ऐसी स्टेज को बाइवैलेंट स्टेज कहा जाता है। इसके बाद आती है पैक्टीन अवस्था। पैक्टीन अवस्था में क्या होता है कि यह जो होमोलोगस गुणसूत्र हैं इसकी भुजाओं में ये जो ऐंठन होती है ये ऐंठन छूटती है और जब ऐंठन छूटती है तो इस प्रकार से एक तरफ
एक तरफ कुल 4 भुजाएं दिखाई देने लगती है। होमोलोगस गुणसूत्र सहित ये 4 भुजाएं दिखाई देने लगती हैं। ऐसी स्टेज को टेट्रावैलेंट स्टेज कहा जाता है। इस टेट्रावैलेंट स्टेज में क्या होता है कि यह जो गुणसूत्र हैं या अर्ध गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, और यानी गुणसूत्रों की डीएनए की भुजाओं में जो परस्पर क्वाइलिंग है वह अनक्वाइल हो जाते हैं, और एक तरफ एक गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, परंतु वह सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। इसलिए इनको सिस्टर क्रोमैटिड अथवा अर्ध गुणसूत्र अथवा क्रोमोनिमा या इन्हें क्रोमोनिमेटा भी कहा जाता है। इसके बाद आती है स्टेज अर्धसूत्री विभाजन की, फर्स्ट मेटाटिक डिवीजन की, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था। यह अर्धसूत्री विभाजन की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, और इसी अवस्था में गुणसूत्र भुजाओं पर स्थित जीन्स की परस्पर अदला बदली होती है, और इसको ही क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। यह इस पूरी प्रक्रिया में देखिए क्या होता है कि यह जो गुणसूत्र सम गुणसूत्र जोड़े के रूप में व्यवस्थित हैं, इसमें जो टेट्रावैलेंट स्टेज आ गई है, तो इसमें क्या होता है, सम गुणसूत्रों की अर्ध गुणसूत्र की भुजाएं एक अथवा दो जगह ऐसे दूसरे को क्रॉस बनाती हुई व्यवस्थित हो जाती हैं, और जहां यह अर्ध गुणसूत्र की भुजाएं एक दूसरे को क्रॉस बनाती हैं उसी स्थान को कियाज्मेटा कहा जाता है। उस स्थान को कियाज्मेटा कहा जाता है। सिमिलर नंबर में उसको कियाज्मा कहा जाता है, और जहाँ यह कियाज्मेटा बनता है उसी स्थान से इसमें गुणसूत्र की भुजाओं की परस्पर अदला बदली हो जाती है, और जब गुणसूत्र की भुजाओं की परस्पर अदला बदली हो जाती है कियाज्मेटा से, तो इन स्थानों पर उपस्थित जीन्स का भी एक्सचेंज हो जाता है, और इसी क्रिया को गुणसूत्र विनिमय अथवा क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। इसके बाद की प्रक्रिया होती है इसकी डाइएकाइनेसिस की, डिप्लोटीन की प्रक्रिया, और डिप्लोटीन की प्रक्रिया में इस जो सेंट्रोमियर है इसका यह परस्पर इसमें प्रतिकर्षण बल लगने लगता है, और यह एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, और जब दूर जाने लगते हैं तो यह जो कियाज्मेटा है यह परस्पर छोर भाग की तरफ खिसकने लगते हैं, और इसी को कियाज्मेटा का टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है। और जब यह परस्पर आपस में इतना अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है कि यह जो सम गुणसूत्र हैं वह परस्पर एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हो जाते हैं, और यह जो इसमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा हुआ है यह एकदम छोर भाग करके पर पहुंच करके खिसक करके अलग हो जाता है, और गुणसूत्रों की भुजाओं का पूर्ण रूप से विनिमय हो जाता है, और उन गुणसूत्र भुजाओं पर उपस्थित जीन्स की परस्पर अदला बदली हो जाती है। इस क्रिया को ही क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। और एक नियम आप भी यह भी पढ़े होंगे कि 1 जीन 1 प्रोटीन 1 कैरेक्टर, यानी हर एक जीन के नियंत्रण में हर एक जैसी प्रोटीन्स बनती है, और हर एक प्रोटीन हर एक लक्षण के विकास के लिए उत्तरदायी होती है। और जब इसमें गुणसूत्र भुजाओं पर उपस्थित जीन्स की अदला बदली हो गई और यह युग्मक कोशिकाओं द्वारा यानी स्पर्म्स द्वारा अथवा गैमेट द्वारा जब ये संतानों में पहुँचेंगी तो उन संतानों में उत्पन्न होने वाले लक्षण भी माता पिता से के लक्षणों से थोड़ा सा अलग हो जाएंगे, और इसीलिए एक ही माता पिता की संतानें भी एक दूसरे के बिल्कुल समान नहीं होती हैं, कुछ न कुछ उसमें अंतर आ जाता है, क्योंकि इसमें जो गुणसूत्र भुजाओं की परस्पर अदला बदली हो गई है उससे रिकम्बिनेंट जीन्स बन जाती हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए के खंड बन जाते हैं। इसलिए बिडल और टाटम के नियम के अनुसार 1 जीन 1 प्रोटीन 1 कैरेक्टर के अनुसार उत्पन्न होने वाले लक्षण भी संतानों में माता पिता से थोड़ा सा भिन्न हो जाते हैं, और सहोदर भाइयों और बहनों में से भी लक्षण यह थोड़ा सा भिन्न हो जाते हैं। यह क्रॉसिंग ओवर के कारण ही होता है। क्रॉसिंग ओवर 3 तरह का होता है।
यदि इन गुणसूत्र भुजाओं पर कियाजमेटा का फॉर्मेशन केवल एक जगह होता है तो ऐसे क्रॉसिंग ओवर को सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। सिंगल क्रॉसिंग ओवर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यह जो गुणसूत्र भुजाएं हैं इसमें एक ही तरफ नहीं, दोनों तरफ एक अथवा एक से अधिक दो बार उसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हो जाती है। ऐसी दशा को डबल क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यह क्रॉसिंग ओवर की क्रिया दो से अधिक बार भी हो जाती है, तो इस क्रॉसिंग ओवर को आप मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर भी कह सकते हैं। यानी गुणसूत्र भुजाओं में विनिमय एक, दो अथवा दो से अधिक कई बार हो सकता है। इसकी कोई गिनती नहीं है। और जितना बार उसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होगी गुणसूत्र भुजाओं का विनिमय उतना ही बार अधिक से अधिक होगा। यानी कहने का मतलब कि जितना अधिक क्रॉसिंग ओवर होगा गुणसूत्र भुजाओं का एक्सचेंज परस्पर उतना ही अधिक होगा और उत्पन्न होने वाली संतानें भी उतना ही लक्षणों में अधिक भिन्न होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को लिंक्ड इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स के संबंध में उदाहरण सहित अध्ययन किया जाएगा। उसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप में बताएंगे। थैंक यू।